हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी की, आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्लास 6 का जो चैप्टर 5 है पंचायती राज, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा का प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रश्न हैं जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप सोचें। जैसे कि पहला जो प्रश्न है, जब भी पंचायती राज आता है तो बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि ये इतना आवश्यक क्यों है। और हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो तो ठीक है, साथ साथ हमको बताया जाता है कि ये बहुत ही बड़ा निर्णय था। इस निर्णय ने क्या है, लोकतंत्र को बहुत ही मजबूत कर दिया, इसने सशक्त बनाया लोकतंत्र को। और जैसा कि हम बहुत भारी भारी सब सुनते हैं, सहभागिता, पारदर्शिता, है ना, लोकतंत्र इससे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मजबूत स्थिति में लेकर आ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। तो इन सब का क्या अर्थ है, ये कैसे पंचायती राज से कैसे जुड़ जाते हैं? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनका हम आंसर है ना बहुत ही सरलता से इसमें ढूंढेंगे और वो हमको मिलेंगे भी। तो हम इस चैप्टर को प्रारंभ करें उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो पंचायती राज है उसको कब जोड़ा गया था, किस आर्टिकल में ये है, किस अनुसूची द्वारा इसको जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उसी के साथ हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो है हमारा पैराग्राफ, उसका जो बॉक्स है ये इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले बताया गया ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा हम सुनते रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो। ठीक, तो एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जो वयस्क हैं ये उनकी सभा होती है। और साथ साथ इस सभा में ये जो वयस्क हैं वो एक गांव के या एक से अधिक गांव के लोग हो सकते हैं। और इसमें क्या बताया गया है, अगला जो बिंदु है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे ज़्यादा है और जिसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, और उस व्यक्ति का नाम जो गांव की मतदाता सूची है उसमें अगर शामिल है तो वो एक ग्राम सभा का सदस्य है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ग्राम सभा क्या है और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम सभा के बारे में आप समझ गए ना, एक पंचायत क्षेत्र जहाँ पर सभी जो वयस्क होंगे और एक गांव में या एक से अधिक गांव में जो रहते हैं वो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक, और इसमें क्या है, इसके सदस्य कौन होते हैं? 18 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के जो भी लोग होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है और वो अपने गांव की जो मतदाता सूची है उसमें शामिल हैं, तो वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी जो संरचना है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के सदस्य कौन लोग होते हैं, इनको जब आप समझ लेंगे तो फिर हम चैप्टर में उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और इस पे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि पूछ लेंगे ग्राम सभा किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे ABCD, और उसमें ऑप्शन दे देंगे ABCD में जैसे 18 साल दे देंगे कि आयु के सभी वयस्क सदस्य, 21 साल क्या दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो ऑप्शन बना सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो अगला बॉक्स है इसको भी बता देते हैं, इसमें क्या है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में, मतलब कि छोटे क्षेत्रों में डिवाइड होती है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हो गई ग्राम पंचायत, ये हो गई। ठीक है, ग्राम पंचायत ये पूरा, और इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं, जो छोटे छोटे वार्ड होंगे। ठीक है, ये जो वार्ड होंगे इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जो वार्ड होंगे, तो ये वार्ड हो गए और ये पूरा जो एरिया हो गया ग्राम पंचायत का, और अंदर के जो छोटे छोटे भागों में विभाजित है उसको वार्ड बोला जाएगा। फिर आगे वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको कि पंच के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो
प्रतिनिधि चुने जाएंगे इसके अंदर, वो कौन होंगे? पंच। इसके साथ क्या होगा, जो पूरा यहाँ पे देखिए जो अगला लाइन है, इसके साथ जो पंचायत क्षेत्र होगा वहाँ के जो लोग होंगे वो मिलकर किसको चुनेंगे? सरपंच को। तो जो इनका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? सरपंच। और फिर वार्ड के पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत जो आपकी है उसका गठन करेंगे। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है। और इस ग्राम पंचायत में क्या होगा? एक सचिव भी होगा। समझ गए आप? संरचना समझ रहे हैं ना? जो ग्राम सभा का भी सचिव होगा, और जो ग्राम सभा होगी पंचायत क्षेत्र का भी, समझ, ये एरिया हो गया, और वो जो सभा अभी हमने बताया ना जो डिस्कस की है उसका भी ये सचिव होगा। ठीक है। तो आप इसको हमेशा समझिएगा कि एक क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र के अंदर जो भी लोगों का संगठन बन रहा है अलग अलग, ठीक, उसको समझिएगा। इस दोनों बात को हमेशा समझ के रखिएगा। उदाहरण इसका मैंने आपको बता ही दिया कि ये एरिया जो हो गया पूरा, एक या एक से अधिक गांव मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्राम सभा। और उसके जो अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कौन है? ग्राम सभा सदस्य। ठीक है। और फिर जो ग्राम सभा के सदस्य जिन लोगों को चुनेंगे, ठीक, जो मैंने आपको बताया, वो फिर आपके क्या होंगे? उनके जो प्रतिनिधि होंगे। और ये जो प्रतिनिधि होंगे वो, उनको जो दायित्व दिए जाएंगे, जो भी उनके दायित्व होंगे उनकी वो पूर्ति करेंगे। ठीक है। एक वहाँ पे क्या है? सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति भी होता है जिनको कि हम सचिव बोलते हैं। तो वो क्या है? ग्राम पंचायत जो एरिया है उसके भी, और जो ग्राम सभा उसके भी वो क्या होंगे? सचिव होंगे। सचिव का देखिए वही है, आगे चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है, और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। इसको समझने के लिए अगर आपने एक वेब सीरीज है पंचायत, उसको देखा होगा, उसमें सचिव जी हैं, उनका एक रोल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सचिव जी कौन है? उनको सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ना, ठीक। और फिर उसके में एक प्रधान है, और वहाँ फिर वहाँ के जो पूरे गांव के सदस्य हैं, ग्राम सभा सदस्य, और उसके द्वारा प्रधान के सिवा भी आपने देखे हैं कि कुछ लोग आते हैं जो बैठकों में हिस्सा लेते हैं, और जो उनके सदस्य हैं जिनका चुनाव हुआ है। ठीक है। तो ये आप ऐसे संरचना को यहाँ पे समझ सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से ऐसे भी। तो चलिए अब अपनी पहली हेडिंग पे आते हैं। इसमें है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कौन है? सरपंच और पंच, और वहाँ के जो लोग हैं। तो ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो एक बैठक हो रही है ग्राम सभा की, उसमें सोचिए जो खर्च है उसका सबसे पहले ब्यौरा दिया गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक तरह से जनता ऑडिट कर रही है। आपका जो लेखा जोखा है, जो भी आपने व्यय किया है किसी योजना के ऊपर, उसको देखा जा रहा है। तो ये जो हम बोलते हैं ना लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, ग्राम सभा सदस्य हैं, वो सीधे एक सड़क को जो भी उसमें जो भी खर्चा हुआ है बनवाने में, उसका प्रत्यक्ष रूप से उनको ब्यौरा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे राज्य सरकार है, फिर केंद्र सरकार है। तो राज्य सरकार ने मान लीजिए किसी योजना का उन्होंने शिलान्यास किया, और फिर उस के तहत उन्होंने कोई निर्माण कार्य पूरा किया, तो उसमें कितना पैसा लगा। तो ये जब जनता क्या है, या तो अखबार के थ्रू जानेगी, ठीक, या कभी कभी क्या करते हैं हम आरटीआई के थ्रू हम उस खर्चे को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उसका हमको उसमें क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। पर यहाँ पे किसी हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ पे एक बैठक है ग्राम सभा की, और उसमें सीधे जहाँ पंच और सरपंच बता रहे हैं कि ये जो सड़क बनाई गई है इसमें इतना खर्चा हुआ। तो ये देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कितना अच्छा उदाहरण है। तो इसी के थ्रू क्या है, जागरूकता भी पैदा होती है कि जैसे ये सड़क बनी तो हमको पता चल गया कि हमारे गांव की सड़क है। ऐसे मान लीजिए राज्य में कोई सड़क बन रही है, कोई हाईवे बन रहा है, ठीक है,
कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसमें क्या खर्च हुआ, यहाँ से जनता के मन में प्रश्न आ सकता है ना, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो सकती है। तो ये देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। इसीलिए पंचायती राज बहुत ही हमारे लिए, हमने बोला ना कि जब हमने इसमें प्रवेश किया तो बहुत ही ऐतिहासिक था, वो इन्हीं वजहों से ऐतिहासिक था। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, ऑडिट के बारे में। अब उसके बाद, इसके बाद क्या है, पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ठीक, देखिए स्थानीय जो मुद्दा है, मतलब उस गांव में क्या है, पानी की कमी है, तो जनता खुद डिसाइड कर रही है, वहाँ के लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, तो उनको यहाँ पे पानी की आवश्यकता है। तो वो सीधे जो वहाँ के सरपंच हैं उनको अपना फीडबैक दे रहे हैं एक तरह से कि हमको पानी के लिए कुछ समाधान किए जाए हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद पानी की कमी से क्या आ रहा है कि जो हैंडपंप है उनके पानी जो है ज़मीनी स्तर बहुत उनका नीचे चला गया है। ठीक, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें हानि हो रही है, पानी का जो स्तर है निरंतर नीचे चला जा रहा है। उसके बाद जो औरतें हैं वो 3 किलोमीटर दूर जो इनके एक नदी है, सुरू नदी, वहाँ से पानी लेने जा रही हैं। अब देखिए ये सब आपस में कनेक्ट है। अब एक महिला है वो 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जा रही है, तो इससे क्या होगा कि वो जो अपने उनके घर के काम हैं वो प्रभावित होते हैं, कि वो बहुत ही एक बड़ा समय, एक बेसिक चीज़ पानी के लिए वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमने पहले भी बताया कि ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कोई दो बच्चे हैं मान लीजिए इनके, एक बच्चा छोटा है एक बड़ा है, तो अब जो बड़ा बच्चा होगा वो अपने छोटे भाई बहन को देखने के लिए घर में रुक जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो विद्यालय नहीं जा पाएगा, तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो एक छोटी सी जो चीज़ है पानी जैसी, जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है, वो नहीं पूरा होने की वजह से भी कैसे परिवार में, समाज में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको यहाँ पे इसका दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक सदस्य ने यहाँ पे सुझाव दिया कि जो नदी है वहाँ से पाइप डालकर पानी को गांव तक लाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपना समाधान तो दिया, पर ये समाधान क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। पानी की आप पाइप डालेंगे तो बहुत ही लंबी पानी की पाइप लगेगी इसमें, और हो सकता है कि जो वहाँ पे ग्राम सभा है उसका इतना बजट हो ना कि वो पाइप को वहाँ पे लाया जा सके। लेकिन इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ना भारी भारी शब्द, तो यहाँ पे सहभागिता, यहाँ देखिए जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से सहभागी है, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर रहे हैं। वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि अगर ये समस्या है तो इस समस्या से और भी क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे मैंने बताया कि विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जो महिला हैं उनके अब आने जाने में भी आप समझ रहे हैं ना, उनका स्वास्थ्य भी तो छीड़ हो रहा है, निरंतर वो धूप में इतने दूर आते जाते होंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं वो भी उत्पन्न हो जाती होंगी। और फिर अगला क्या है, फिर यहाँ व्यक्ति क्या विचारशील हो रहा है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं। उसमें एक बोल रहे हैं कि पानी की हम पाइप बिछा सकते हैं, लेकिन फिर उसको उनको पता चल रहा है कि नहीं, ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो उस वजह से हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। फिर डिस्कशन उससे और आगे बढ़ रहा है। एक अन्य सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, ठीक है, वाटर शेड जिसको बोला जाता है, इसके थ्रू क्या है हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि पानी है यहाँ पे और इसका जल स्तर यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक, ठीक है, अब इसको ऊपर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि वर्षा के समय हम ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर दें कि जो पानी है वो ज़मीन से रिस कर फिर से यहाँ पे इसका भंडारण है ना प्रारंभ हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वही लोग इसका समाधान भी बता रहे हैं कि आप क्या करें, चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाएं, टंकियां बनाएं, तो वहाँ पे क्या रहेगा, पानी इकट्ठा रहेगा। तो पानी इकट्ठा रहने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे रिस कर नीचे जाके जो वाटर लेवल है, पानी का जो स्तर है, उसको धीमे धीमे फिर से ऊपर उठाने लगेंगे। तो जो बारिश के समय पानी बह जाता है
वो पानी पूरा का पूरा ना बहने की बजाय वो इस तरह से ज़मीन के अंदर रिसकर स्टोर होने लगेगा और जल स्तर ऊपर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि जो हम भारी भारी शब्द सुनते हैं ना, सहभागिता, तो ये सहभागिता का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑडिट अभी आपको बताया ना कि वो आते ही उन्होंने क्या किया, जो भी खर्च हुआ उसका ब्यौरा दिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगला इन्होंने जो मुद्दा बताया है, इसमें क्या है कि जो गरीब लोगों के लिए सूची तैयार की जाती है कि गांव के कुछ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उस वजह से कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं उसके वो लाभार्थी होते हैं। ठीक है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे होने की वजह से उनको कुछ लाभ सरकार द्वारा दिए जाते हैं जिससे कि वो गरीबी से बाहर आ सकें। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब देखिए ये चीज़ आप समझ गए। एक होता है भाई भतीजावाद। आप क्या करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ऐसे लाभ देते हैं जिन लाभों के वो पात्र नहीं होते। वहीं पे ये उसी चीज़ का उदाहरण दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि जो गरीबी रेखा की जो सूची तैयार हो रही है उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो गरीब नहीं हैं लेकिन वो उसका लाभ उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे पारदर्शिता सुनते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, महंगे और महंगे क्या, बहुत ही भारी जो शब्द हैं, उन भारी शब्दों को आप बहुत ही अच्छे से स्पष्टता से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, पारदर्शी है कि कोई ऐसे आदमी को सूची में शामिल किया गया है जो उसका पात्र नहीं है। ठीक, अब राज्य सरकार होगा या केंद्र सरकार, तो उसके लिए फिर वही मैंने बताया कि आपको एक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, या उस प्रोसेस से निकलने के बाद भी हो सकता है कि आपको ना पता चले कि किसी योजना के तहत उसमें कितनी पारदर्शिता है। आप कैसे पता लगा पाएंगे जहाँ हजारों लोग होंगे, लाखों लोग उस सूची में शामिल होंगे, तो आप जाके सबका एक एक चेक नहीं कर सकते ना कि कौन पात्र है, और ना आप उनको निजी तौर पे जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे को निजी तौर पे जानते हैं, तो उनको मालूम होता है उनके बारे में। तो ये जो मैंने बोला ना, इन सब चीज़ों से क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, जमीनी स्तर पे ये समस्या है तो ऊपर का जो स्तर है वहाँ पे भी ये समस्याएं होंगी। तो उसके लिए क्या है, जो आम नागरिक है वो प्रश्न उठा सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और इनकी वजह से जब वो प्रश्न उठाता है तो उसकी सोल्यूशन के लिए सरकार को काम करना पड़ता है, और इससे लोकतंत्र हमारा क्या है, मजबूत बनता है। तो आप देख रहे हैं सहभागिता का उदाहरण मिला आपको, पारदर्शिता का मिला, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑडिट हो रहा है उसका आपको डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल मिल रहा है। भाई भतीजावाद के थ्रू कैसे कार्य किए जाते हैं उसका यहाँ पे आपको उदाहरण मिल रहा है। और इसमें जो एक आम नागरिक है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसको सशक्त फील हो रहा है कि जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके आइडियाज़ से बनाई जा रही हैं, उनकी उसमें सहभागिता है। ठीक है, तो इससे लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और इन कुछ उदाहरणों से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं ग्राम पंचायत में, और ये आने ऊपर जो इसके अन्य स्तर होते हैं, जो राज्य स्तर है, राष्ट्रीय स्तर है, उस पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता होगा, और पंचायती राज इसीलिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हमको यहाँ पे इसका स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो रही है। ये जो बॉक्स में है कुछ सूचना, इसको पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो आपका ग्राम पंचायत जो क्षेत्र है निष्पक्ष रूप से काम करेगी जब, इसमें देखिए ग्राम सभा समझ गए ना आप, का महत्वपूर्ण भूमिका होगी वहाँ के लोग जो करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकता है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो इस पर देखिए वो निगरानी भी रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे हम निगरानी जैसी बहुत बार मतलब इसको हम हर जगह इसका उपयोग देखते हैं निगरानी, तो यहाँ पे हमको उसका स्पष्ट उदाहरण दिखाई दे रहा है निगरानी का। ठीक है,
जिम्मेदारी हो गई, जो जनता के प्रति जिम्मेदारी या जवाबदेही है, पता चल रहा है ना। ये सूची में देखिए किस तरह से उन्होंने ऐसे लोगों को शामिल किया जो उसके लिए वो पात्र नहीं थे, तो उसी की वजह से उनको उनकी जवाबदेही निर्धारित हुई। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य कार्य क्या है? उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना। तो ग्राम पंचायत की नियमित बैठक होती है, वो हमने देख ली। और उनका जो मुख्य कार्य क्या है? विकास कार्यक्रम जो भी हैं उनको लागू करवाएं। आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। तो जो ग्राम सभा होगी, वयस्कों की जो मैंने बताया ना, जो सभा होगी वो क्या करेगी? जो पंचायत होगी उनके कार्य को वही स्वीकृति देगी। तो ये देखिए, जब ये डिस्कशन चल रहा था ना कि जो पानी की कमी है उसके लिए क्या अपनाना चाहिए, किस योजना को अपनाना चाहिए, तो वहाँ ही के लोगों ने क्या किया, बहुत सारे, जैसे उन्होंने बताया कि पाइपलाइन लेके चले आए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जल संवर्धन जो कार्यक्रम है उसके थ्रू काम किया जाए। तो लास्ट पे फिर उन्होंने बताया कि हाँ, इस काम के लिए सभी लोगों ने स्वीकृति दी कि हाँ, इस प्रक्रिया के तहत ये काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही क्या होगा, तभी पंचायत फिर अपना काम कर पाती है। तो फिर जो भी काम होगा उसके बाद वो करेंगे। आगे जो हमारा पैराग्राफ है उसको देखते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। ठीक है, कुछ ग्राम सभा क्या करती हैं, काम करवाने के लिए कुछ समितियों का निर्माण कर देती हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि निर्माण एक समिति बना दी। तो गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह जो काम है वो निर्माण समिति देखेगी। ठीक है, तो ये ग्राम सभा के कुछ सदस्य क्या है, मिलकर एक समिति का निर्माण कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने निर्माण समिति को बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि जैसे एक सामुदायिक भवन है, अब उसका निर्माण करवाना है। ठीक है, किसी स्कूल का निर्माण करवाना है, तो उस निर्माण को देखने के लिए क्या करेंगे, इस समिति का निर्माण कर देंगे, निर्माण समिति का, और इससे जुड़े हुए जो भी कार्य करें होंगे वो निर्माण समिति देखेगी। ठीक, इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे आप समितियों के बारे में समझ गए ना, कि इसमें कौन सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होंगे और साथ साथ पंचायत के, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, पानी की जो समस्या थी हरदास गांव में, उसके बारे में यहाँ पे आगे दिया है। इसको पढ़ लेते हैं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए, क्या आपको याद है ना, उसमें क्या क्या विकल्प दिए गए थे? नदी से पाइप लगाकर पानी को लाना, ठीक है, जल संवर्धन, ये सारी चीज़ें। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। तो देखिए, जो भी समस्याएं होती है ना, उसका जो हल है 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो तात्कालिक, ठीक, उसके बाद दूसरा दीर्घकालिक, या फिर वो उसको बोल सकते हैं हम कि परमानेंट, जो स्थायी उसका समाधान है वो। तो अभी क्या है, पानी जैसी समस्या के बिना आप पानी जैसी अगर समस्या आपके साथ है, तो ये नहीं कि उसका आप स्थायी समाधान बहुत टाइम लगा के कर रहे हैं, कि जैसे उसमें हमने बताया जल संवर्धन अगर कार्यक्रम को अपनाते हैं, तो वो मान लीजिए अब 1 साल बाद वर्षा होगी, फिर पानी जाएगा, रिस्क के नीचे आएगा। तो ये क्या है, ये दीर्घकालिक समाधान है। ठीक है, लेकिन आपको तत्कालीन कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बता रहे हैं कि आप कुएं को साफ कराएं और जो 2 हैंडपंप हैं उनको गहरा करें, जिससे कि पानी तत्काल रूप से फिर से सुचारू रूप से वहाँ के लोगों को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। तो फिर विचार विमर्श के बाद क्या हुआ कि तात्कालिक रूप से क्या किया जाए, इस विकल्प को किया जाए, कुएं को साफ करा दिया जाए और हैंडपंप जो हैं उनको थोड़ा गहरा कर दिया जाए, जिससे कि पानी दोबारा से सुचारू रूप से लोगों को मिलने लगे। और साथ साथ क्या करें हम, और 1 मिनट इसमें पैराग्राफ में देख लेते हैं कि उसके बाद ये जो सुझाव है
हैंडपम्प वाला उसको मान लिया पैसे, कुछ पैसे हैं तो उन्हीं से इस काम को प्रारंभ कराने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सचिव ने उनके जो निर्णय है उसको रजिस्टर में क्या है, दर्ज कर लिया। ठीक है, और फिर वो इसके जो स्थायी, देखिए अस्थायी हल है, जो समाधान है उसकी तरफ आगे बढ़ गए। और फिर उसमें क्या करेंगे, वो जाएंगे जैसे यहाँ पे पंचायत खंड विकास अधिकारी के पास गए और देखा कि इस तरह की जल संवर्धन जो भी कार्यक्रम, जो भी योजना है उसके तहत उनके ग्राम को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन आगे होने लगा। तो मुझे लगता है अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसके थ्रू बहुत सारी शब्दावली हैं जो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले हम अपने हेडिंग की तरफ जाते हैं। पंचायत के 3 स्तर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। समझ गए ना? अपनी सरकार में वो भाग ले रहे हैं किस तरह से, हमको स्पष्ट रूप से अब यहाँ पे उसकी जानकारी है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। तो लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है ही है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ग्राम पंचायत कौन है? अभी आपको बताया, जो बैठक होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा तो हम समझ ही गए हैं, वहाँ के जो सदस्य हैं, वयस्क सदस्य, वो उनके प्रति ये जवाबदेही उनकी होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर भी होती है। ये तो पहला स्तर आपने देख लिया, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का। यहाँ पे बताए जा रहे हैं 2 स्तर और भी होते हैं। कौन कौन से? ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर है वो है विकास खंड का। इसे क्या बोलते हैं हम? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो आप एक, जैसे एक वो ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, ऐसे कई ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती हैं? एक पंचायत समिति। यहाँ पे ये पूरी एक पंचायत समिति बन गई और ये अलग अलग ग्राम पंचायत। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना? ये पंचायत समिति के ऊपर क्या होती है? जिला पंचायत, जिसको हम जिला परिषद भी बोलते हैं। ये होता है तीसरा स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि हमको जो पहले बहुत सारे जो ग्राम पंचायत होंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी? पंचायत समिति, जनपद, जिनको पंचायत भी बोला जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारी जो पंचायत समिति होंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी? जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद एक जिले स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। तो वही है कि जो एक पूरा जिला हो गया मान लीजिए, तो कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसके लिए जो भी विकास संबंधित जो भी योजनाएं होंगी वो कौन बनाएगा? उसको बनाएगा हमारा जिला परिषद। ठीक है, और उस जिले के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, है ना, उनको कौन बनाएगा? पंचायत समिति। और उस पंचायत समिति के अंदर जो ग्राम पंचायत हमारे हैं, जिसका भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उसको वहाँ के जो ग्राम सभा सदस्य होंगे उनके द्वारा बनेंगे। और इनके सदस्य भी आपस में ही चुने जाते हैं। ठीक, जैसे ग्राम सभा के जो बहुत सारे जो सदस्य होंगे, जो पंच होंगे, उनको ही चुन लिया जाता है पंचायत समिति में। फिर पंचायत समिति के सदस्यों में से ही बन जाते हैं जिला परिषद के लोग। ठीक, और फिर अगला जो हमारे लाइन है वो क्या है? पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ठीक, तो पंचायत जो समिति है उसकी मदद से जिला परिषद अपनी सभी पंचायतों में क्या करती है? धन का आवंटन करती है। अब हमारा अगला क्या है कि संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार राज्यों ने क्या है, अपने कानूनों का निर्माण किया है। तो उन निर्देशों के अनुसार क्या है कि उनमें आपस में कुछ भिन्नता आ सकती है। उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो पंचायत संबंध कानून है उसमें अलग अलग तरह का निर्माण हमको दिख सकता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही रहा है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े
और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो ये जब हम देखते हैं कि इसको संरचना इसी तरह से बनाई गई है कि भागीदारी बढ़े और वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ को उसमें उठाएं। ठीक है, और इस तरह का हम पृष्ठभूमि तैयार करें कि आवाज़ उठाने का ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका प्राप्त हो। तो देखिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको प्रश्न आपके मन में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें और आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो अभी इस चैप्टर में इतना ही है, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।